नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसकी सफलता के कारण तथा उसके उपकरण। यह है BA सेकंड ईयर राजनीति विज्ञान पेपर फर्स्ट सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमान। स्विट्जरलैंड के संविधान की एक प्रमुख विशेषता प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। विश्व के सभी देशों में एकमात्र देश ऐसा है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बड़े रूप में लागू किया गया है। यानी जनता के द्वारा व जनता के लिए जो लोकतंत्र है उसकी परिभाषा है, उसका वास्तविक जो मूर्त रूप है वो स्विट्जरलैंड में दिखाई देता है। स्विट्जरलैंड को शॉर्ट में स्विस भी कहते हैं। स्विस के कुछ कैंटनों में लैंड्सजीमेंडे अर्थात जनसभा के रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अन्य कैंटनों व केंद्र में प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, परंतु उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों लोक निर्णय व आरंभक रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव्स द्वारा उपयोगी बनाया गया है। लैंड्सजीमेंडे इसे जनसभा भी कह सकते हैं, पीपल्स असेंबली कह सकते हैं। जैसे इसका एक प्रयोग भारत में पंचायतों में ग्राम सभा का रूप भी है। इस प्रकार की सभाएं 5 कैंटनों में है, जिनके नाम है एक पूरा कैंटन, ग्लेरस तथा 4 अर्ध कैंटन, ओवाल्डेन, निजवाल्डेन, इनर अपेंजल व आउटर अपेंजल में ये लैंड्सजीमेंडे या सभाएं हैं, जनसभाएं हैं। ये लोकतंत्र के मूर्त रूप है। वैसे स्विस में 46 कैंटन है। कैंटन वहां पर राज्यों को कहा जाता है, 20 पूरे और 6 आधे। जनसभाओं में ऐसे नागरिक जिनकी आयु 20 वर्ष है वे भाग लेते हैं। ये बैठक वर्ष में एक बार तथा आवश्यकता होने पर अधिक बार हो सकती है। प्रत्येक जनसभा अपने कैंटन की व्यवस्थापिका होती है व उसी रूप में कार्य करती है। जनसभा अपनी बैठक में प्रशासन चलाने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद व उसका अध्यक्ष चुनती है। यह 1 वर्ष के लिए होता है। जनसभा बजट पर विचार करती है व जरूरी होने पर उसमें संशोधन करती है। यह सभा कैंटन के न्यायाधीशों, उसके प्रमुख अधिकारियों व संघीय सभाओं के लिए कैंटन के प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जनसभा प्रभुत्व संपन्न संस्थाएं हैं। यह न केवल कैंटन के लिए कानून बनाती है, बल्कि कैंटन के संविधान में पूरी तरह से या आंशिक संशोधन कर सकती है। दूसरा, लोक निर्णय रेफरेंडम। लोक निर्णय अथवा जनमत संग्रह का अर्थ है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर जनता का मत न लिया जाए। अगर जनता लोक निर्णय के द्वारा अपना मत विधेयक के पक्ष में प्रकट न कर दे तो वह कानून बन जाता है, वरना रद्द समझाता है। यानी स्वीकार कर लेती है तो पास हो जाता है, वरना अस्वीकार होने पर रद्द हो जाता है। लोक निर्णय के 2 रूप है, अनिवार्य व ऐच्छिक। अनिवार्य लोक निर्णय का अर्थ है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित सभी विधेयकों पर लोक निर्णय लिया जाना आवश्यक होता है, किंतु ऐच्छिक लोक निर्णय में केवल उन्हीं विधेयकों पर लोक निर्णय होता है जिन पर जनता मांग करती है। यह संघीय स्तर पर भी है, लोक निर्णय की व्यवस्था है, और दूसरा में कैंटनों के स्तर पर भी लोक निर्णय है। संघ के स्तर पर दोनों ही प्रकार का लोक निर्णय होता है, अनिवार्य और ऐच्छिक। सभी प्रकार के जो संवैधानिक संशोधन होता है, संविधान में संशोधन होते हैं, उस पर लोक निर्णय आवश्यक होता है, रेफरेंडम आवश्यक होता है। और ऐच्छिक लोक निर्णय जो वहां होता है जहां उसके लिए जनता मांग करती है, जनता की एक निश्चित संख्या है, वो 90 दिनों के अंदर अगर इसकी मांग करती है तो ये लोक निर्णय लिया जाता है, वरना नहीं। और कैंटनों के स्तर पर भी कैंटनों में एक पूर्ण व 4 अर्ध कैंटनों में जनसभाओं की व्यवस्था की गई है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, एक ग्लेरस,
ओवाल्डन, निजवाल्डन, इनर पेंजल और आउटर पेंजल, इनमें जनसभाओं की व्यवस्था है। इन्हें छोड़कर 19 पूरे और पूर्ण और 2 अर्ध कैंटनों में लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। इनमें संवैधानिक संशोधनों पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है, और ऐच्छिक यानी जहां मतदाताओं की एक विशेष संख्या जो अलग अलग कैंटनों में अलग अलग है, ये मांग करे तो लोक निर्णय लिया जाता है। यानी संघ और कैंटनों के स्तर पर लोक निर्णय है, संविधान संशोधन के मामले में अनिवार्य है, और ऐच्छिक यानी जहां जनता की एक निश्चित संख्या, मतदाताओं की निश्चित संख्या मांग करती है तो वहां पर लोक निर्णय होता है। फिर आरंभक इनिशिएटिव्स, यानी कोई चीज की शुरुआत करना। यह एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा जनता कानून निर्माण में भाग लेती है। नागरिक जिन विषयों पर कानून निर्माण या संविधान में संशोधन चाहते हैं, उनका प्रस्ताव व्यवस्थापिका में पेश करते हैं। इसके 2 रूप हैं, स्वविन्यासित या निर्मित आरंभक फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव्स, और दूसरा अविन्यासित या अनिर्मित अनफॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव्स। स्वविन्यासित आरंभक, इसमें नागरिक स्वयं किसी विधेयक का प्रारूप तैयार कर देते हैं, पूरा प्रारूप ड्राफ्ट तैयार कर देते हैं, जिसे व्यवस्थापिका के सामने पेश किया जाता है, और व्यवस्थापिका बिना किसी संशोधन के नागरिकों के सामने पेश करती है। अगर जनता का बहुमत स्वीकार करती है तो विधेयक कानून बन जाता है। और अविन्यासित आरंभक, इसमें नागरिक विधेयक के कुछ आधारभूत सिद्धांतों को ही पेश करते हैं। इनका प्रयोग संघीय स्तर पर और कैंटनों के स्तर पर किया जाता है। संघीय स्तर पर प्रयोग, स्विस जनता को संघीय मामलों में आरंभक का अधिकार संवैधानिक विषयों में ही प्राप्त है, और साधारण कानूनों के बारे में अधिकार प्राप्त नहीं है। इसे संवैधानिक आरंभक कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव्स, जनता को संविधान में पूर्ण या आंशिक संशोधन का अधिकार है, यानी ये जनता इसके लिए इनिशिएटिव ले सकती है। 1 लाख हस्ताक्षरों से ये पेश किया जाता है, वोटरों से पेश किया जाता है, परंतु ये हस्ताक्षर 6 माह में होने चाहिए। और कैंटनों में जो 17 पूर्ण कैंटन और 2 अर्ध कैंटनों में दोनों ही प्रकार के संवैधानिक व सामान्य कानूनों के आरंभकों की व्यवस्था की गई है, परंतु कैंटनों में नागरिकों की संख्या अलग अलग है, अलग अलग कैंटनों में अलग अलग है। जैसे बर्न में 15,000 है, फ्रीबर्ग में 6,000 है। अब हम देखेंगे आगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण के बाद स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसकी सफलता के क्या कारण है। यानी लगभग विश्व के बड़े देशों में बहुत ही छोटे स्तर पर अगर प्रयोग हो रहा होता है, इतने बड़े स्तर पर दुनिया में एकमात्र देश स्विट्जरलैंड है, जो राजनीति विज्ञान बहुत ही उपयोगी है कि ऐसी क्या बातें हैं जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू हो रहा है। अपने आप में एक बड़ा विशिष्ट तथ्य है जिसे विश्व विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, लोकतंत्र का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्विस व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों से अधिक शिक्षाप्रद कुछ नहीं है। स्विस में इसकी सफलता का श्रेय उन परिस्थितियों का है जिसमें यह काम करता है। पहला, भौगोलिक स्थिति। किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति उसकी शासन प्रणाली के संगठन व नीतियों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। स्विस भी इसका अपवाद नहीं है। यह पर्वतों व नदियों से घिरा होने के कारण सुरक्षित है। यह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस व इटली से घिरा हुआ है, तथा इन देशों में सहमति है कि कोई स्विस पर अधिकार न करे। इसके अलावा स्विस की कम आबादी है, लगभग 70 लाख की आबादी है। ये छोटा राज्य है, समय समय पर लोक निर्णय है, आरंभक है। इनके लिए मतदान करना उतना कठिन नहीं जितना बड़े देशों में, जैसे भारत है, चीन है। तो बार बार अगर इस तरह से निर्वाचन करवाया जाता है तो उसमें कई समस्याएं आती हैं, और जनता एक तरह से निर्वाचकीय थकावट महसूस करती है। यानी बार बार वोट देने के लिए जाना वो थकान पैदा करता है इनके अंदर, और बड़े लेवल पर करवाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, नागरिकों का चरित्र व परिस्थितियां। स्विस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सफल होने का एक विशेष कारण यह है कि वहां के व्यक्तियों का नागरिक चरित्र उच्च श्रेणी का है। वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तथा अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करते।
और समस्या पर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर विचार करते हैं। इसको बनाए रखने में वहां की परिस्थितियों ने भी काफी सहयोग दिया है। वहां पर जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो भी बहुत हुआ है। शिक्षा अनिवार्य है और निःशुल्क है। ये शिक्षित नागरिक मत का उचित प्रयोग करते हैं और वहां की प्रेस भी स्वतंत्र व निष्पक्ष है, जो स्वस्थ जनमत बनाने में सहायता करती है। स्विस में अनेक राजनीतिक दल है पर उग्र दलबंदी का अभाव है, जिससे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का संचालन संभव हुआ है। इसके अलावा स्विस में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन की परंपरा रही है, जिसने नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता के कारण ये स्विस अनेक यूरोपीय युद्धों से बचता रहा है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से अलग रहा। विश्व में एकमात्र तटस्थ देश है। यूएनओ का सदस्य भी वो तटस्थता बनाए रखने की शर्त पर ही बना। इसी आधार पर सुरक्षा व सैनिक शासन की स्थापना कभी नहीं हुई। इसके कारण राष्ट्रीय साधनों का प्रयोग आंतरिक सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुधारने में हुआ, जिसका प्रत्यक्ष लोकतंत्र मजबूत हुआ। शिक्षा का प्रसार, चूंकि बता भी चुके हैं, बहुत ज्यादा प्रसार हुआ है। शिक्षा आरंभ अनिवार्य है, निःशुल्क है और इस वजह से ही सारे चीजों को पढ़ने में, चूंकि कानून है, कानून को ड्राफ्ट को समझने में, तैयार करने में, वोटिंग करने में सारी सुविधा, शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है लोकतंत्र में। बहुल कार्यपालिका भी स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है, यानी जैसा सामान्यतः एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है, वहां इस कार्यपालिका में 7 होते हैं, जो वो एक साल उस समय के लिए निश्चित है। वो शक्ति की दृष्टि से कमजोर है और अपनी प्रकृति से उत्तरदायी है। इसके कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र कार्यपालिका की कठोरता से मुक्त रहा है और बहुल कार्यपालिका ने अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी है। फिर एक स्विस जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर है। इसको घर कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। इसके क्या कारण है? स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का घर कहा जाता है। इसका साधारण अर्थ है कि वहां लोकतंत्र ऐसे पूर्ण रूप में है जो अन्य कहीं दिखाई नहीं देता। इसके कारण लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि स्विस लोकतंत्र विश्व के अन्य लोकतंत्रों की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक है। इसके कुछ कारण है। प्राचीन लोकतांत्रिक राज्य। वर्तमान में स्विस का लोकतंत्र सबसे पुराना है। जब यूरोपीय अन्य राज्यों में राजतंत्र था, उस समय स्विस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। वह पूरे विश्व के लिए आदर्श पेश करता है। दूसरा, जनसभाओं के कारण। स्विस के एक पूर्ण व 4 अर्ध कैंटनों में जनसभाओं के रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। जैसा बताया मैं पहले, ओ ग्लेरस, ओ वाल्डेन, निज वाल्डेन, इनर अपेंजल, आउटर अपेंजल, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जो बिल्कुल शुद्ध रूप में लोकतंत्र है। यह प्रजातंत्र की ऐसी आदर्श संस्थाएं हैं जिसके कारण स्विस को लोकतंत्र का घर कहना एकदम ठीक है। इन सभाओं के माध्यम से ही जनता को प्रत्यक्ष लोकतंत्र में भागीदारी मिलती है। भारत में ग्राम सभा के रूप में इसको अपनाया गया है। यहाँ रिकॉल की व्यवस्था को भी अपनाने की बात कई बार की जाती है, परंतु अपने भारत की सीमाएं हैं। शासन के प्रत्येक क्षेत्र में लोकतंत्र। संघ 19 पूर्ण और 2 अर्ध गणों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, परंतु वहां इन उपकरणों को अपनाया गया है, रिकॉल जैसे। परंतु प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक लोकतंत्र स्थापना करने की कोशिश की गई है। कार्यपालिका क्षेत्र में वहां पर बहुल कार्यपालिका की स्थापना की गई, जो अपने आप में अद्वितीय है, यही दिखाई देता है। संगठन व कार्य की दृष्टि से लोकतंत्र की भावना के नजदीक है। इनमें जो 7 होते हैं कार्यपालिका में, इनके एक होते हैं, उनको अध्यक्ष कहते हैं, वो बारी बारी से बदलते रहते हैं। विधायी क्षेत्र में अधिकतम लोकतंत्र की स्थापना की गई है। जनता को लोक निर्णय व आरंभ के अधिकार है, जिसे कानून निर्माण में जनता प्रत्यक्ष भाग लेती है। संघीय सभा में दोनों सदनों को समान अधिकार है। कुछ क्षेत्रों में, कैंटनों में प्रत्यावर्तन यानी रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार है, जिससे अयोग्य विधायकों को वापस बुलाया जा सकता है। इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। न्यायपालिका के क्षेत्र में
न्यायपालिका के संगठन के बारे में निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, यानी चुनाव होता है न्यायपालिका में न्यायाधीशों को, जो लोकतंत्र की भावना के अनुकूल है। संघीय न्यायाधीश संघीय सभा द्वारा चुने जाते हैं और कुछ कैंटोनों में भी व्यवस्थापिका न्यायाधीशों को चुनती है, और जनसभा वाले सभी कैंटोनों में न्यायाधीश जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो लोकतंत्र की भावना के नजदीक, यानी न्यायाधीशों का भी चुनाव होता है। हालांकि सिद्धांत रूप में सामान्यतः न्यायाधीशों का चुनाव ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि चुनाव की वजह से निष्पक्ष नहीं रह पाते, परंतु वो लोकतंत्र की भावना के ये नजदीक है। तो इस प्रकार, इस तरह से हम विवरण से स्पष्ट है कि जो स्विट्जरलैंड है वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसे लोकतंत्र का घर कहना बिल्कुल सही है। इसकी सफलता का कारण वहाँ की परंपराएं व परिस्थितियां तथा सामाजिक लोकतंत्र है, जिससे यह सफल हो सका है। सीजफ्राइड ने इस संबंध में कहा है, स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र प्रत्यक्ष रूप में रहता है और जनता अपनी शक्तियां सौंपने के बाद भी इन शक्तियों का पूरी तरह से त्याग नहीं करती है, यानी वो रिकॉल के माध्यम से अयोग्य विधायकों को वापस बुला भी सकती है। तो एक तरह से लोकतंत्र बिल्कुल